ये हम बॉन्डिंग की पढ़ रहे बेसिस थे। यस सर, बॉन्डिंग की बेसिस पे पढ़ेंगे आज टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल हमें ये पढ़ना है, आज का टॉपिक हमारा ये है। तो इसमें हमें पढ़ना है आज 4 टाइप्स क्रिस्टल्स के हैं बॉन्डिंग के बेस पर। बॉन्डिंग के बेस पर हमारे पास 4 टाइप्स हैं और वो हैं एटॉमिक क्रिस्टल्स, आयोनिक क्रिस्टल्स, कोवेलेंट क्रिस्टल्स एंड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। इनमें से जो एटॉमिक क्रिस्टल्स हैं उनको हम मेटालिक क्रिस्टल्स भी कहते हैं। इसमें पॉजिटिव सेंटर जो है, पॉजिटिव न्यूक्लियस, वो आसपास इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन सी में डिप हुआ हुआ होता है, इमर्स्ड हुआ हुआ होता है। तो इसको, जो आसपास इलेक्ट्रॉन है, इसको हम इलेक्ट्रॉन गैस भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन सी भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कहते हैं। एटॉमिक क्रिस्टल्स में हमारे पास ये पॉजिटिव सेंटर यानी न्यूक्लियस ये इस तरह से होगा कि इसके पास आसपास इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इलेक्ट्रॉन सी होगा। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन सी जो है, ये अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन गैस किस टाइप के क्रिस्टल में मौजूद है, तो आप उसमें ये कहेंगे कि एटॉमिक या मेटालिक क्रिस्टल्स। ये न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इसके ऊपर की तरफ भी होगा और ये एक लेयर दूसरी लेयर, इस तरह से लेयर्स आती चली जाएंगी और इस तरह से जो है ये बन जाएगा हमारे पास एटॉमिक या मेटालिक क्रिस्टल, ये बन जाएगा हमारे पास। सर तो यस सर यस बताइए, बोले। सर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में साइड चेंज करने से प्रॉपर्टीज क्यों चेंज होती है? अच्छा, जो कल वाला टॉपिक था हमारा, उसमें ये था कि ये ग्रेफाइट की जो शेप है, इस शेप में ग्रेफाइट यस सर। जो बन रहा है, इसमें हमारे पास पैरेलल तो करंट पास हो जाता है लेकिन परपेंडिकुलर करंट पास नहीं हो पाता। यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ये सेंट्रल कार्बन है, ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो अब इसमें क्या होगा कि इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो पैरेलल तो करंट पास होगा लेकिन परपेंडिकुलर करंट पास नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन के साथ प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये एनाइसोट्रॉपिक सॉलिड है, क्योंकि इन लेयर्स के बीच में वैंडरवाल्स फोर्सेस हैं। उन वैंडरवाल्स फोर्सेस के बेस पर भी हम कहेंगे कि वहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो पाएगा और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर ना होने की वजह से फिर ये कि करंट पास नहीं होगा। ये वजह थी कि डायरेक्शन चेंज करेंगे तो करंट जो है वो डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा या उसकी प्रॉपर्टीज डायरेक्शन पर डिपेंड करेंगी। आई ओके होप सर। समझ आ गया होगा। ठीक, यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ को। तो हमारे पास जो है नेक्स्ट है एटॉमिक या आयोनिक क्रिस्टल। जो हम पढ़ रहे थे उसको हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। मेटेलिक क्रिस्टल्स में ये जो पॉजिटिव सेंटर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है आसपास, इलेक्ट्रॉन गैस। इसमें याद क्या रखना है आपको कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्रिस्टल द इलेक्ट्रॉन गैस इज ऑब्जर्व्ड या प्रेजेंट। तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस होंगे, इनमें से आपको सिलेक्ट करना होगा
एटॉमिक क्रिस्टल। जब गैस की बात आएगी तो आप सोचेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड और गैस, तो फिर आपके जहन में आएगा कि शायद ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स की बात हो रही होगी, लेकिन मॉलिक्यूलर क्रिस्टल नहीं, ये होगा एटॉमिक क्रिस्टल, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी की वजह से ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इनकी प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के साथ साथ मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी और जो है शाइनी लस्टर, ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इन प्रॉपर्टीज के बेस पर हम कहते हैं कि ये 73 क्रिस्टल्स हैं। अच्छा, इसके बाद फिर हम देखते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट है वो है आयोनिक क्रिस्टल्स। आयोनिक क्रिस्टल्स में क्या होता है कि जो हमारे पास अपोजिट आइंस है, सोडियम आयन हुआ और क्लोराइड आयन हुआ, तो इसमें जो हमारे पास क्या होगा, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन ये आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होंगे, और ये इस तरह की बॉन्डिंग होगी कि जिसमें हमारे पास नेटवर्क स्ट्रक्चर बन जाएगा। हर एक क्लोराइड के आसपास हमारे पास 6 सोडियम आयंस होंगे, और हर एक सोडियम के आसपास 6 क्लोराइड आयंस होंगे। तो इस तरह से ये जो हमारे पास है, ये इस तरह क्या बन जाएगा नेटवर्क स्ट्रक्चर, कि उसको जब हम देखेंगे उसका एम्पेरिकल फार्मूला लेंगे, और वो हो जाएगा हमारे पास 1:1 के हिसाब से, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड्स वो आपस में अटैच्ड होंगे। अब इसमें एक पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, कि इनमें से करंट पास हो सकता है आयोनिक क्रिस्टल्स में से, लेकिन करंट के पैसेज के लिए ये याद रखना है कि सॉलिड स्टेट में ये बैड कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होंगे नहीं। सॉलिड स्टेट में। और जबकि ये मोल्टन फॉर्म में, लिक्विड स्टेट में, और उसके अलावा फ्यूज्ड स्टेट मींस के सॉल्यूशन फॉर्म में ये करंट को पास कर सकते हैं। सॉल्यूशन फॉर्म में आयोनाइज हो जाएंगे, आयोनाइजेशन के बाद करंट पास हो जाएगा। मोल्टन फॉर्म में भी हमारे पास फ्री मूवमेंट अवेलेबल होगी आयंस की, और इसीलिए ये इलेक्ट्रिक करंट को पास कर सकेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा कि सर ये ये NaCl में जो बाकी 3 फोर्सेस होंगी वो सेकेंडरी आती ना? NaCl में सेकेंडरी बॉन्ड नहीं बन रहे। NaCl में हमारे पास सारे जो बॉन्ड्स हैं वो आयोनिक बॉन्ड्स हैं, प्राइमरी बॉन्ड्स हैं। आयोनिक बॉन्ड्स जो हैं प्राइमरी बॉन्ड्स होते हैं, सेकेंडरी बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के तो सर दरमियान में। Cl की वैलेंसी तो 1 है, तो एक ही Na से पूरी हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो बॉन्डिंग है वो उस बेस पर नहीं हो रही है। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इससे, सोडियम से, तो अब ये हो गया कि इनके बीच में ये जो अट्रैक्शन है, ये हमारे पास, हम इसको प्राइमरी बॉन्ड कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है ये। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकेंडरी फोर्स। बॉन्ड टाइप की है, लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन अपोजिट आइंस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपोजिट आयन के दरमियान। और ये इतनी स्ट्रांग है कि सेकेंडरी बॉन्ड इससे कहीं ज्यादा वीक होता है, तो इसीलिए हम इसको सेकेंडरी बॉन्ड नहीं कर सकेंगे, कह सकेंगे इसको। ठीक है, सेकेंडरी बॉन्ड नहीं कहेंगे इसको, प्राइमरी बॉन्ड ही कहेंगे। ये प्राइमरी बॉन्ड है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें हम वैलेंसी 1 लेते हैं क्योंकि रेशो 1:1 बन रहा है, लेकिन ये इस तरह से हम नहीं ले सकेंगे कि एक सोडियम और एक क्लोराइड से हमारे पास जो है वो फ्री सोडियम और क्लोराइड मिल जाए। ये जो हम लिखते हैं फार्मूला सोडियम क्लोराइड का, ये फार्मूला जो हमने लिखा है, इसका मतलब हमें ऐसे नजर आ रहा है कि सिर्फ एक सोडियम और एक क्लोरीन से मिलकर बना है। ऐसा नहीं है, ये एम्पेरिकल फार्मूला लिया है हमने, जिसमें रेशियो इनका बनेगा 1:1, ये होगा। आई होप समझ आ गया होगा। हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा था, अब आयोनिक क्रिस्टल को हम पढ़ रहे थे आगे। तो आयोनिक क्रिस्टल में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी समझ आ गया ना आपको, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी समझ आ गया कि ये इलेक्ट्रिक करंट को पास कर सकते हैं, लेकिन मोल्टन और
फ्यूज्ड स्टेट में। ये हार्ड सॉलिड्स होते हैं। ड्यू टू प्राइमरी बॉन्ड्स ये हार्ड सॉलिड्स होते हैं, इसलिए इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। और उसके अलावा इसमें ये देखेंगे कि ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? ब्रिटल, टूट के बिखरना। जी। ये इनको जब हम हैमरिंग करेंगे तो हैमरिंग करने से ये क्या हो जाएगा? टूट कर चूरा चूरा हो जाएंगे। ये तो ये सेक्रेटरी टूट कर, हाँ, टूट कर किरची किरची चूरा चूरा हो जाएंगे। तो इनमें ब्रिटलनेस की एबिलिटी होती है। ब्रिटल सॉलिड होते हैं ये। सोडियम क्लोराइड हुआ या कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, ये सारे इस ब्रिटलनेस इनमें प्रॉपर्टी होती है। जबकि अगर हम एटॉमिक या मेटालिक क्रिस्टल्स को देखें, उनमें मैलिएबिलिटी होती है। मतलब उनको अगर हम हैमरिंग कर रहे हैं तो वो प्रेस होते जाएंगे, वो प्रेस होकर शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे और बिल्कुल इस तरह की शीट बन जाएगी, बिल्कुल थिन शीट फॉइल बन जाएगी। डक्टिलिटी का मतलब ड्रॉन इनटू वायर्स, वायर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तार बन जाएंगे इनके। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी किसकी? एटॉमिक और मेटालिक क्रिस्टल्स की। जबकि आयोनिक क्रिस्टल्स जो हैं ये ब्रिटल होते हैं। कोवेलेंट क्रिस्टल्स में जो हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास जो होते हैं डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका, ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्डिंग तो रखते हैं, लेकिन कोवेलेंट बॉन्डिंग के साथ ये इतने हार्ड सॉलिड्स हो जाते हैं कि इनको अगर हम ब्रेक करें तो बहुत ज़्यादा इनका मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, इवन आयोनिक से भी ज़्यादा। नहीं तो आमतौर पर आयोनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, कोवेलेंट कंपाउंड का लो होता है। लेकिन जब बात आती है कोवेलेंट क्रिस्टल्स की, तो कोवेलेंट क्रिस्टल्स बहुत ही कम पाए जाते हैं और वो क्रिस्टल्स जो होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा होती है कि उनको मेल्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल डायमंड, डायमंड जो है वो इस तरह का है कि हम ये कहेंगे कि उसमें हर कार्बन दूसरे कार्बन से, यानी 4 दूसरे कार्बन से वो अटैच्ड होता है। उस अटैचमेंट के बेस पर उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता कि वो करंट को पास कर सके। और दूसरी बात ये है कि वो हार्डेस्ट सब्सटेंस हो जाता है। डायमंड को कहते हैं कि हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 3000 से ज़्यादा हो जाता है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इसके साथ अगर हम ग्रेफाइट को देखें तो वो हेक्सागोनल शेप रखता है और उस हेक्सागोनल शेप के बेस पर ये होता है कि वो उसकी लेयर्स बनती हैं और लेयर्स जो हैं उनमें ग्रीसी टेक्सचर आ जाता है। जब हम उसको लिखते हैं, उसको हम शेड करते हैं पेपर पर, तो वो ग्रीसी टेक्सचर देता है, ग्रीस टाइप का ग्रीसी टेक्सचर। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं। डायमंड का हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि, और वो भी डायरेक्शन चेंज होने पर चेंज होता रहता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज है कोवेलेंट क्रिस्टल्स की। हम कोवेलेंट क्रिस्टल्स से आगे चलते हैं, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। और सर ये ग्रीसी टेक्सचर? ग्रीसी, ग्रीस की तरह से स्लिपरी, स्लिपरी हो जाता है। ग्रीसी मीन्स अच्छा, स्लिपरी। ठीक है सर। तो अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स में। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स जो होते हैं वो इस तरह के बनते हैं कि जैसे अगर हमारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल है तो इसको हम देखेंगे कि एक वाटर मॉलिक्यूल जो है उसमें एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है। जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स आइस बनाते हैं तो इनमें और आपस में इस तरह की बॉन्डिंग हो जाती है कि एक वाटर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रो पॉजिटिव हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अट्रैक्शन रखता है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग या सेकेंडरी बॉन्ड्स कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन ऑफ one molecule and electropositive hydrogen of another molecule, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगी उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अगर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व नहीं है तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये क्या है? फिर ये हो सकती है डायपोल डायपोल फोर्सेस, वंडरवाल फोर्सेस या फिर लंदन फोर्सेस, इस तरह की फोर्सेस हो जाती हैं। इन
फोर्सेस के बेस पर, इन सेकेंडरी बॉन्ड्स के बेस पर ये लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। ये वाले क्रिस्टल्स जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स हैं ये लो मेल्टिंग सॉलिड्स होते हैं और सॉफ्ट क्रिस्टल्स होते हैं। ये सॉफ्ट क्रिस्टल्स या लो मेल्टिंग सॉलिड्स नरम क्रिस्टल होते हैं। इनको अगर हम मेल्ट करेंगे तो ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। इनमें से आयोडीन सबलाइम सॉलिड कहलाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सबलाइम सॉलिड कहलाता है। सबलाइम सॉलिड मींस Solid converted into direct gas. यस, सॉलिड जो है वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो हम उसको सबलाइम सॉलिड कहते हैं कि ये सबलाइम सॉलिड बन जाते हैं। तो ये वजह है इसकी कि इसमें बॉन्डिंग जो होती है सेकेंडरी बॉन्ड्स होते हैं। सेकेंडरी बॉन्ड्स का मतलब कि एक स्टेबल मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो बॉन्डिंग कर रहा है तो वो सेकेंडरी बॉन्ड कहलाएगा, कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग करेगा। यानी अगर हम नोबल गैसेस के दरमियान देखेंगे तो सेकेंडरी बॉन्ड्स बनेंगे। तो इसी तरह से अगर हम ये देखेंगे क्रिस्टल्स बन रहे हैं सेकेंडरी बॉन्ड से, तो वो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स होंगे। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स क्या हुए? मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स ऐसे हुए कि जो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रख रहा है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, या तो डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं, या वैंडरवाल फोर्सेस हैं, या लंदन फोर्सेस हैं, जिनके बेस पर वो आपस में अटैच हुए हुए हैं। और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इसीलिए उन वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाते हैं। और वो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आपको एक दो का, कि वैंडरवाल फोर्सेस और डायपोल डायपोल फोर्सेस किसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसी तरह से लंदन फोर्सेस ये भी हैं। ठीक है, लंदन फोर्सेस कहाँ मिलेंगी हमें? लंदन फोर्सेस मिलेंगी हमें आयोडीन में। नॉन पोलर जो हमारे पास सॉलिड्स होंगे उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, तो वो लंदन फोर्स कहलाएगी। ये एक आयोडीन मॉलिक्यूल हुआ I2। ऐसा ही एक और I2 मॉलिक्यूल होगा, तो उन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लंदन फोर्स कहलाएगी। लंदन फोर्स is observed in non-polar molecules। non-polar molecule में जो force of attraction होगी, जहाँ पोल नहीं बन सकते, जहाँ पर दो पोल नहीं बन सकते, डायपोल नहीं बन सकते, वहाँ पर लंदन फोर्सेस होंगी। हम चलते हैं आगे आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ। आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? आइसोमॉर्फिज्म, iso means same, morphous means shape। isomorphous means सेम शेप वाला। तो हमारे पास आइसोमॉर्फस जो होगा ऐसा सॉलिड होगा, डिफरेंट सॉलिड्स होंगे जिनकी शेप्स जो है वो सेम होंगी। आइसो मीन्स सेम, मॉर्फस मीन्स शेप। टू और मोर डिफरेंट सॉलिड्स exist in similar shapes, similar crystal structure, तो हम कहेंगे कि वो आपस में आइसोमॉर्फस हैं। तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? हम लिखेंगे डिफरेंट सॉलिड्स, ये हो गया डिफरेंट सॉलिड्स, और शेप क्या होगी? सेम। अब जब सॉलिड डिफरेंट है तो उसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो सिर्फ ज्योमेट्री, एंगल्स और एजेस जो हैं वो सेम होंगे। डिफरेंट सॉलिड और सेम शेप। इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो आइसोमॉर्फस सॉलिड्स हैं उन वो मिक्स क्रिस्टल बना सकते हैं, मिक्स क्रिस्टल बना सकते हैं और एक दूसरे के साथ मिक्स हो सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं। इनका एटॉमिक रेशियो जो है वो सेम होगा, इक्वल या सेम एटॉमिक रेशियो होगा। किस तरह से? जैसे कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट, जैसे सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनमें 1:1 बन रहा है, 1:1 सोडियम फ्लोराइड में और 1:1 मैग्नीशियम ऑक्साइड में।
कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट में भी इक्वल एटॉमिक रेशियो बन रहा है, तो जो रेशियो होगा वो इक्वल हो जाएगा, सेम एटॉमिक रेशियो होगा। इसको हम कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला के हिसाब से भी। तो एम्पेरिकल फार्मूला या एटॉमिक रेशियो सेम हो जाएगा। आइसोमॉर्फस सॉलिड्स कैन फॉर्म मिक्स्ड क्रिस्टल। मिक्स्ड क्रिस्टल किस तरह से बनाएंगे? जब हम दो अलग अलग सॉल्यूशंस लेंगे, सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट के, उन दोनों सॉल्यूशंस को मिला देंगे, मिक्स कर देंगे, फिर हम टेम्परेचर देंगे, हीट देंगे। तो हीट देने से क्या होगा कि जो लिक्विड होगा, जो सॉल्वेंट होगा, वो एवापोरेट हो जाएगा, नीचे जो क्रिस्टल्स बचेंगे वो क्रिस्टल्स जो हैं वो मिक्स क्रिस्टल्स हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास मिक्स क्रिस्टल बन जाएंगे जिसमें ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे। तो ये हुआ आइसोमॉर्फिज्म। अब हम अगर पॉलीमॉर्फिज्म को देखें तो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या सर होगा? जी सर जितने भी सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला वाले होंगे उनके वो आइसोमॉर्फिज्म होंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात हो रही है। ये हम उसमें वहां नहीं जाएंगे, हम के बात करें कि इथाइन मॉलिक्यूल की बात करें, उसके साथ हम बेंजीन को मिला दें, तो बेंजीन हमें पता है कि लिक्विड है, इथाइन जो है वो गैस है, तो वह उनको हम यहाँ पर मिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, हम चलते हैं अब आगे और इसमें पॉलीमॉर्फिज्म देखते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या कहा जा रहा है? अ सिंगल सब्सटेंस, इट मीन्स वन solid, single substance which can exist in two or more forms under different conditions like diamond and graphite। डायमंड और ग्रेफाइट उसमें एग्जाम्पल में आ जाएंगे कि डायमंड और ग्रेफाइट ऐसे हैं जो कि हमारे पास जो हैं वो बिल्कुल प्योर सब्सटेंस, प्योर किसके बने हुए हैं? कार्बन के बने हुए हैं, प्योर कार्बन के बने हुए हैं, और दोनों की शेप्स बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग शेप में मिलते हैं, हेक्सागोनल शेप और क्यूबिक शेप में, लेकिन हैं प्योर। इस तरह से सल्फर मिलता है हमें ऑर्थोरोम्बिक में, मोनोक्लिनिक में। इस तरह से हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका और ये मुख्तलिफ हैं। तो ये पॉलीमॉर्फस सॉलिड कहलाते हैं, पॉलीमॉर्फस सब्सटेंसेस। पॉलीमॉर्फस का मतलब कि एक ही सब्सटेंस, लेकिन अगर कंडीशंस चेंज हो जाएं तो वो जो है अपनी शेप को भी चेंज कर ले। ये किस तरह से, ये देखते हैं हम जरा, पीछे टॉपिक को देखते हैं। यहाँ पर नहीं, आगे 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम में आएगा, ये हमारे पास आएगा यहाँ पर। ये टेबल हमने नहीं बनाया, ये टेबल बना हुआ, ठीक है। इस टेबल में देखेंगे, इसमें देखिए हमारे पास जो है ये सोडियम क्लोराइड और जिंक सल्फाइड और डायमंड, तीनों के तीनों क्यूबिक सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों आपस में आइसोमॉर्फस हुए। अगर आपके पास एमसीक्यू में आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोमॉर्फस टू ईच अदर, तो आप सिलेक्ट करेंगे कि जो भी इन इस टेबल में से आ रहे हैं वो देख लेंगे। उसके अलावा आप एग्जाम्पल्स में लेंगे, जो सिंध टेक्स्ट और पंजाब टेक्स्ट में एग्जाम्पल्स दिए हुए वो एग्जाम्पल्स आपके पास आ सकते हैं इसमें से। तो ये याद रखिएगा, ये टेबल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर हम इस चैप्टर का टेस्ट कल रख लें तो कैसा रहेगा? नो सर कल नहीं। नो सर कल नहीं। आपकी तकरीबन तैयारी तो है, आप इसमें से कर लीजिएगा थोड़ी बहुत और। नो सर। चलिए ठीक है, हम अभी कल नहीं रख रहे, अभी फिर इसको आगे रख लेंगे। लेकिन अच्छा देखिए, अब हम देखते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है? वो बेसिक, वो सबसे छोटा यूनिट जो जब रिपीट होता है तो जनरेट करता है एक बड़ा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। हम उसको बनाते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है लेकिन आप समझ जाएं कि ये उसी तरह का क्यूब टाइप का ही है। और ये जो है लैपटॉप पर फिंगर से बनाते हुए थोड़ा सा ऐसा हो गया, ये क्यूबिक शेप। इसमें हमारे पास ये एंगल्स हैं, ये जो एंगल्स हैं, इन एंगल्स को हम डिनोट करते हैं अल्फा बीटा गामा से।
और ये एजेस, ये किनारे हैं जिनको हम ए, बी और सी से डिनोट करते हैं, ए बी सी। और ये जो एंगल्स हैं, ये एंगल्स हो जाते हैं अल्फा बीटा गामा। अल्फा एंगल है और इस तरह से ये वाला बीटा एंगल है और इसके ऊपर वाला जो एंगल है ये गामा हो जाएगा। इन सब का कलेक्शन, एंगल्स और एजेस का कलेक्शन कहलाता है सेल पैरामीटर या सेल डायमेंशंस, ये कहलाती हैं। यहाँ लिखा है द एंगल बिटवीन, अब यहाँ पर ये ए और बी के बीच में हमने यहाँ पर इसका सीक्वेंस नहीं रखा, जो इसको नहीं देखा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। आप ये नहीं सोचिएगा कि सर ने यहाँ कुछ और लिखा है, यहाँ पर जो है उस तरह से नहीं दिया एंगल किसके बीच में कौन सा, ये जस्ट ऐसी बना दी है। तो ये एक्स वाई जेड के हिसाब से जो दिया है। अब यूनिट सेल क्या हुआ, वो सबसे छोटा यूनिट, वो एक पूरी पूरी इमारत में, पूरी बिल्डिंग में वो एक ब्लॉक, वो एक सीमेंट का ब्लॉक या वो एक ब्रिक, वो एक ईंट जिसकी बार बार रिपीटेशन से एक बहुत बड़ा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बने, तो वो कहलाता है यूनिट सेल। हम दो डिफरेंट टाइप्स के क्रिस्टल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, किसके बेस पर, यूनिट सेल के बेस पर, कि यूनिट सेल क्या है। सेल डायमेंशंस या सेल पैरामीटर्स क्या हैं, उनके बेस पर हम डिस्टिंग्विश करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम अपने घर के कमरों को करते हैं, हमारे घर में कोई कमरा छोटा, कोई बड़ा, कोई किस तरह से, तो हम देखते हैं उसकी वॉल्स को, उसके एजेस को देखते हैं और उनके बीच में जो एंगल्स हैं उनको देखते हैं। लाजमी नहीं है हर जगह हमारे पास 90 डिग्री का ही एंगल हो, हर जगह राइट एंगल ही हो हमारे पास, तो इस तरह से राइट एंगल के अलावा भी हो सकता है। यहाँ पर आपको सिस्टम्स दिए गए हैं, 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम, 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम दिए हैं जिसमें उनके एजेस और एंगल्स चेंज हो रहे हैं। अब ये इन सारे को समराइज किया हुआ है कहाँ पर, इस सारे को हमने समराइज किया हुआ है टेबल में, जो टेबल अभी अभी हमने देखा था और हम आ गए हैं इस टेबल में, ये रहा टेबल। तो ये टेबल है जिसमें हमने इसको बताया था, ये है आपके पास। अब क्यूबिक सिस्टम वो होगा जिसमें हमारे पास जो लेंथ या एजेस जो हैं, इसको हम एजेस भी कहते हैं, किनारे जो होते हैं उनकी ही लेंथ की बात कर रहे हैं। तो एजेस में हमारे पास क्या होगा कि ए, बी और सी दो तीनों इक्वल। इसको याद करने के लिए क्या करते हैं, इसको याद करने के लिए सी टी, यानी हम फर्स्ट अल्फा लेटर ले लेते हैं हर एक का, सी टी ओ टी एच एम टी, इस सीक्वेंस में हमने इसको लिख लिया और फिर याद कर लिया। अब इसके बाद ये देखना है कि सी टी ओ में तीनों में हमारे पास सारे के सारे एंगल्स बराबर हैं और सब के सब राइट एंगल हैं। और जो हमारे पास एजेस हैं, वो एजेस हमारे पास सब पहले में दोनों तीनों इक्वल, फिर उसके बाद एक चेंज हुआ, फिर दोनों चेंज हो गए। फिर जब ट्राइगोनल पे पहुंचे तो हमने देखा कि तीनों एजेस बराबर और एंगल सारे आपस में बराबर, लेकिन 90 डिग्री का एंगल नहीं है, 90 का एंगल नहीं है। हेक्सागोनल सिस्टम में क्या देखा, एक जो है साइड चेंज हो गया, एक एज चेंज हुआ, फिर दोनों चेंज हुए, फिर दोनों चेंज हुए। यहाँ पर अल्फा और बीटा 90 के, यहाँ पर अल्फा और गामा 90 के। फिर लास्ट में तीनों एंगल्स अनइक्वल हैं और तीनों में से कोई भी 90 डिग्री का नहीं है, सारे एंगल्स अनइक्वल हैं और कोई भी 90 डिग्री का नहीं है एंगल। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको दे दिया क्वेश्चन में कि ये है आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, इसको कहते हैं ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल तो पढ़ा है ना आपने, तो ये ग्रीन Yes, sir. विट्रियोल हो जाएगा, ये ग्रीन विट्रियोल। तो ग्रीन विट्रियोल जो है ये आपको नाम दे दिया और फिर आपसे पूछ लिया कि ग्रीन विट्रियोल की ज्योमेट्री क्या है, वो ज्योमेट्री आपको देखनी पड़ेगी। ऑल एजेस आर ऑफ अनइक्वल बट ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, सारी एजेस जो है वो अनइक्वल हैं लेकिन सारे एंगल्स जो है वो राइट एंगल हैं, ये देखना होगा। फिर ये वाइट विट्रियोल, ये पोटेशियम नाइट्रेट,
इस पोटेशियम नाइट्रेट को देखिएगा, ये ऊपर भी आ गया है और इसके बाद फिर ये नीचे भी आ गया है। तो अगर कोई रिपीट हो रहा हो इस तरह से तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फ। जी, इसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फस सॉलिड है ये सॉलिड हो गया पॉलीमॉर्फस, क्योंकि मेनी शेप में मिल रहा है, ये पॉलीमॉर्फस सॉलिड है। तो आपको ये देखना होगा कि कौन कौन से पॉलीमॉर्फस सॉलिड्स दिए हुए हैं, और फिर यहाँ पर आपको नाम चेंज करके दे सकते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट, इसको क्या दे सकते ब्लू हैं? विट्रियोल। ब्लू और विट्रियोल। सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट को क्या कह सकते हैं? बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कह देंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्या कहते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट, इंटर वाले बच्चों को याद होगा, इसको उर्दू में क्या कहते हैं? सुहागा। सुहागा। जी, ये सही बताया है। क्या कहते हैं इसको? किसी को याद आया है? यस एक बच्चे को याद आया है। क्या नाम है आपका जिसने बताया है? एक ने सही बताया है हमारे पास, आई थिंक शायद ज्योति ने सही बताया है। अच्छा, ये सुर्ख काही कहते हैं इसको। सुर्ख काही कहाँ देखी है आपने? सर रोटी में लग जाती है। अक्सर नहीं, रोटी में नहीं। जो आपने कॉमनली ऑब्जर्व किए वो कहाँ पर है? सर भूल गए। शायद किसी और को याद हो। गन्ने में। यस सर, यस सर, यस सर। याद आ गया, गन्ने Yes, में sir. लग जाती है। तो ये वो जो है रेड रेड सा जो खराब हो जाता है वो यही होता है। तो ये हुआ हमारे पास टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स बेस्ड ऑन बॉन्डिंग। अब हमारे पास टाइम है कम और हमारा टॉपिक बस एंडिंग पर है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इससे पहले हमने मेल्टिंग नहीं पढ़ा, मेल्टिंग यहाँ पर मिस हो गया। क्या मेल्टिंग क्या होता है? मेल्टिंग और फ्यूजन का टॉपिक। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम देखते हैं कि वो एनर्जी जो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होती है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, आपके पास एमसीक्यू क्या क्या आ सकते हैं इसमें से। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो क्या होगा? सॉलिड टू लिक्विड, यानी मेल्टिंग की बात हो रही है। तो अब बताइएगा, अगर सॉलिड इनटू गैस अगर होगा तो लेटेंट हीट ऑफ क्या होगा? सब्लिमेशन। वेरी गुड। और अगर लिक्विड इनटू गैस होगा तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेरी गुड, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लेटेंट हीट मालूम कर सकते हैं या कहते हैं। ये किस तरह से होगी, इसमें एंट्रोपी और एंथैल्पी चेंज किस तरह से आएगी, इसको हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर 5 में। अभी हमारे पास जो थोड़ा सा टाइम है, उस टाइम में हम मेल्टिंग पॉइंट को देख लें कि मेल्टिंग पॉइंट में से कुछ पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट हैं, वो आपके पास मैं टेस्ट में दे सकता हूँ। तो मेल्टिंग क्या होता है? मेल्टिंग और फ्यूजन, इसका मतलब है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस, सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना, है ना, ये कहलाता है मेल्टिंग और फ्यूजन। गैस सॉलिड का लिक्विड में, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन जो है ये कहलाता है मेल्टिंग। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट का मतलब वो टेम्परेचर जिसमें सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाए। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमने लिखा सॉलिड एस, ये हमने लगाई इक्विलिब्रियम की साइन, ये ऊपर हमने टी लगा दिया टेम्परेचर का, और ये लिख दिया एल लिक्विड। अब ये हो गई डेफिनेशन मेल्टिंग पॉइंट की, द टेम्परेचर एट विच solid and liquid states are in equilibrium, the temperature at which
solid and liquid states are in equilibrium is called melting point. उसको हम कहते हैं melting point. melting point पर कौन कौन से फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं? किन फैक्टर्स से melting सर point जो है वो चेंज होता है? सर इम्प्यूरिटीज से, जी, प्रेशर इम्प्योरिटी से। से क्या फर्क पड़ेगा? सर मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा इम्प्यूरिटीज से। इम्प्योरिटी मेल्टिंग पॉइंट के इनवर्स होती है, जितना इम्प्योरिटी बढ़ाएंगे उतना मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाएगा। इम्प्योरिटी जो है इनवर्स है मेल्टिंग पॉइंट के। और प्रेशर से क्या होगा? सर इंक्रीज हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। प्रेशर डायरेक्टली है मेल्टिंग पॉइंट के, लेकिन आइस के अलावा। वो क्यों? आइस में नहीं, आइस में आता है प्रेशर जो है वो इनवर्सली हो जाता है आइस में। तो ये जो है आइस में इनवर्सली, ये किसके लिए है? आइस के लिए। आइस जब मेल्ट होती है तो स्पेस ज्यादा ऑक्युपाई करती है, और जब सॉलिड फॉर्म में आती है तो स्पेस कम। जबकि अगर हम फैट्स को देखें, कोकोनट ऑयल को देखें, तो उसमें फिर हमारे पास जो है जितना अगर हम